ओके गाइस, हो गया ये। नेक्स्ट, कहां पे देखो अभी क्या लिखेंगे आप? ये लिखना है भाई। अभी एक बार याद करो, एप्लीकेशन शब्द क्या क्या लगेगा? एनसीएलटी 1। आपको क्या करना है अभी? यहां से ये एनसीएलटी 1 2 6 कॉपी ऑफ द स्कीम फीस साथ साथ में ये क्या लिखा है? क्या लिखा है? जो भी मटेरियल फैक्ट है। अरे आपकी स्कीम को अप्रूवल करना है तो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट देना पड़ेगा, ऑडिट रिपोर्ट देना पड़ेगा, वो सब दे दिया। उसके बाद में अगर रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल तो वो भी दिखाना पड़ेगा। और आप सीडीआर कर रहे होंगे तो उस केस में इतना सब कुछ देना पड़ेगा। तो इतना सब कुछ लिखना है, समझ गए? लिखो भाई। हाँ, ये पूरा एप्लीकेशन है। तो स्टार 1 दिया था आपने, इसको लिख दो। एक स्टार दिया था, इस एक स्टार के बदले लिख दो। तो ये स्टार लेके आप बाजू में लिखो और उसके साथ में लिख दो, ये सब देना पड़ेगा उसको। एनसीएलटी 1 2 6 ये मौसम की बारिश, ये बारिश का पानी, ये पानी की बूंदे तुझे ही तो ढूंढे। ये मिलने की ख्वाहिश, ये ख्वाहिश पुरानी हो पूरी तुझी से मेरी ये कहानी। कभी तुझे मैं उतरूं तो सांसों से गुजरूं तो आए दिल को राहत है। मैं हूँ बेठिकाना, बना मुझे को पाना है तुझ में, दे इजाजत ना कोई दरमिया, हम दोनों है यहाँ, फिर क्यों है तू बता फासले। ये मौसम की बारिश, ये बारिश का पानी, ये पानी की बूंदे तुझे ही तो ढूंढे। ये मिलने की ख्वाहिश, ये ख्वाहिश पुरानी हो पूरी तुझी से मेरी ये कहानी। हो गया? उसमें वैल्यूएशन रिपोर्ट है एक, ऑडिटर का रिपोर्ट है। तो पहले तो आपने फाइनेंशियल पोजीशन बनाया, ऑडिट रिपोर्ट दे देंगे,
ओके, स्टार्ट करें। अब बताओ हमने क्या किया अब तक, एक बार पूरा बोल के दिखा दे वो, बस बोलो क्या क्या हुआ। चलो बोलो यार, खत्म करते हैं। नंबर 1 बोलो। एप्लीकेशन किया, किसने किया? कभी डेटर कर सकता है, कभी क्रेडिटर कर सकता है, कभी कंपनी कर सकता है, मेंबर कर सकता है, क्रेडिटर कर सकता है और कंपनी कर सकती है। किसको करेंगी? ट्रिब्यूनल को। कौन से बारे में? अगर वहां पे झगड़ा हो रहा होगा कंपनी और शेयर होल्डर के बीच में या कंपनी और क्रेडिटर के बीच में, तो अप्लाई करेंगे। अप्लाई करेंगे किसको? ए ट्रिब्यूनल देख, हमने ये एक स्कीम बनाई है, ये एनसीएलटी 126, ये ऑल मटेरियल फैक्ट्स, ये शेयर रिडक्शन, ये साथ में सीडीआर, सब कुछ सबमिट किया। अब वो रुकेगा नहीं, वो बोलेगा रुको, रुक, एक काम करो, हम आपको फरमान दे रहे हैं, आपको करना होगा एक मीटिंग। मीटिंग में आपको कब मीटिंग करना है, किसको बुलाना है, कहां पे न्यूज़पेपर में देना है, क्या टाइमिंग होना चाहिए, कौन चेयरपर्सन होगा, कौन स्क्रूटिनाइजर होगा, मीटिंग होने के बाद में कितने दिनों बाद सबमिट करना पड़ेगा, सारी चीजें होगी। उसके बाद में अब फिर आपको नोटिस भेजना पड़ेगी, फिर वो नोटिस भेजोगे आप, और नोटिस आप क्या करोगे? अलॉन्ग विथ ऑल द डॉक्यूमेंट्स आप भेजोगे कि इसका स्कीम क्या है, वैल्यूएशन रिपोर्ट क्या है और उसका इंपैक्ट कितना होगा, वो सारी चीजें लगा के आप किसको भेजोगे? सारे मेंबर्स को, सारे क्रेडिटर्स को भेज दिया। जब तक तुम ये करके आओगे, मैं ट्रिब्यूनल सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछूंगा, सेबी से पूछूंगा, आरएससी से पूछूंगा। तब मीटिंग जब हो जाएगी तो समझ जाना 30 दिनों के अंदर अगर तुमको वो लोगों ने हां बोल दिया, 3/4 वैल्यू के लोगों ने, जो मेजोरिटी में है उतने लोगों ने हां बोल दिया ना, तो समझ जाना तुम अब क्या कर लेना, 7 दिनों के अंदर मुझे बता देना, उसको पिटीशन बोलते हैं। उसके बाद में मैं ऑर्डर पास करूंगा, फिर उस ऑर्डर को तुम आरओसी में 30 दिनों के अंदर सबमिट करना। ऐसा फाइन? ये सब ठीक लगता है। आपने यहां पे सेकंड स्टार किसको दिया था? 2 स्टार, 2 स्टार इसको दिया था ना आपने, ऑर्डर ऑफ मीटिंग को। अरे ऑर्डर ऑफ मीटिंग को ना, क्या ऑर्डर ऑफ मीटिंग, क्या, कब मीटिंग होगी, कहां पर रखना पड़ेगी, किस किस को बुलाना पड़ेगा, नोटिस एडवर्टीजमेंट कहां देना पड़ेगी, चेयरपर्सन कौन होगा, स्क्रूटिनाइजर कौन होगा, मीटिंग होने के कितने दिन के अंदर हमें वापस इंफॉर्म करना चाहिए। या आपने यहां पे 2 स्टार लिखे थे। आपको लिखना है कि नहीं लिखना है? क्यों? बुक में है ऑलरेडी। कैसे पढ़ेंगे सर, इतना बड़ा लिखा हुआ। इतना लिखा हुआ कैसे पढ़ेंगे सर, और वैसे भी अमेंडेड सर। जिसे जिंदगी ढूंढ रही है, क्या ये वो मकाम मेरा है, यहाँ चैन से बस रुक जाऊं, क्यों दिल ये मुझे कहता है, जज्बात नए से मिले हैं, जाने क्या सर ये हुआ है, एक आस मिली फिर मुझको, जो कबूल किसी ने किया है। किसी शायर की गजल जो दे रूह को सुकून के पल, कोई मुझको यूं मिला है जैसे बंजारे को घर, नए मौसम की सहर या सर्द में दोपहर, कोई मुझको यूं मिला है जैसे बंजारे को घर। आरी देर कम एवरीबॉडी, ये रहा आपके सामने। अब क्या करेंगे हम लोग, एक बार चेक करिए क्या लिखा है यहां पे।
दे देंगे नोटिस, इसके बारे में कुछ लिखना नहीं था, पर आपको मैंने यहां पे कुछ लिखवाने के लिए बोला था, जिसको आपने शायद से अलॉन्ग विद नोटिस के लिए आपने कुछ मार्क किया था ना, 4 स्टार किए थे आपने। अरे नोटिस के साथ क्या भेजना चाहिए, क्या भेजना चाहिए बोलो? वैल्यूएशन रिपोर्ट, स्कीम और उसका इंपैक्ट कितना होगा, और साथ साथ में आपको तब तक आरएसी से, सेबी से, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी तो पूछना पड़ेगा। तो लिख दो हमें अलॉन्ग विद नोटिस, क्या भेजना पड़ेगा आपको? स्कीम क्या है, लिखो फिर स्कीम क्या है। कल पूरी रात में यही सोचता रहा कि 230 को मैं पढ़ाऊं कैसे। फिर मेरे दिमाग में थॉट आया कि काम करता हूं, मास्टर चार्ट ही बना देता हूं, उसका मास्टर पीपीटी बनाता हूं। तो ये पूरे 10 पेज को मैं, हाँ कल ही तो है रात में, क्योंकि मैं सोच रहा था ना ये कैसे होगा, ये कॉन्सेप्ट एक बार समझने के बाद में वो क्या डिसाइड करना है कि 10 पेज को मैं शॉर्ट कैसे करूं। अब इसके बाद में मैं कुछ भी डेटा पढ़ूंगा ना, वो 18 स्लाइड में से आपको हर चीज समझ में आएगी। बेसिक कॉन्सेप्ट ये है, इससे कैसे आपको लिंक लग रहा है, समझ में आ रहा है। वो बुक में लिंक नहीं लग रहा है, बुक में से लग रहा है हर पेज इंडिविजुअल है। इससे कैसे आपको समझ रहा है, इसके बाद में ये हो रहा है, उसके बाद में वो हो रहा है, वो हो रहा है, और एक फ्लो आ गया। अब आप अगर बाद में अगर कोई बोलेगा मैंने 230 क्या है, आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 90% आप ऐसे ही बोल दोगे। अब आपके दिमाग में वो बैठ गया है, क्योंकि अब 232 जब पढ़ाऊंगा ना, तो 232 में भी बहुत सारी चीजें इसकी कॉपी पेस्ट की हुई, समझ में आ रहा है। तो इतना लिखवाना ही करवा रहा हूं, मतलब मुझे पता है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए। अब साथ में ये भी लिखो, यहां पे नोटिस के साथ साथ में किसको नोटिस देंगे, देखो टेक द प्रेजेंटेशन फ्रॉम, रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम, टेक द, उसी के साथ में देखो यहां पे लिखा था आपने, देखो यहां लिखा था नोटिस शैल ऑल्सो बी अवेलेबल, मतलब टेक द रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम किससे, सेबी, सीजी, आरएससी, इनकम टैक्स अथॉरिटी, सबसे पूछ लेना भाई तुमको कोई एतराज है कि स्कीम को पास करने में। सब लोग एक बार बोल दो, बाद में स्कीम पास होंगी आप बोलेंगे हमको पूछा नहीं, सबसे पूछ लो। और नोटिस कहां पे अवेलेबल होंगी, वेबसाइट पे अवेलेबल हो जाएगी। चलो बस करो, अब मत लिखो, हो गया क्या, फास्ट लिखो यार। दुनिया बुला के ओवा, अब बताओ मैं किसकी बात कर रहा हूं। ये ऑब्जेक्शन आपने लिखा नहीं है, बताओ आपने स्टार मार्क कर दिया ना, आपने 3 स्टार कुछ दिया था, बताओ कितने लोग ऑब्जेक्शन ले सकते हैं। शेयर होल्डर अगर है तो 10% से ज्यादा, वैल्यू 10% ज्यादा, और अगर वो क्रेडिटर है तो 5% से ज्यादा लोग ऑब्जेक्शन ले सकते, तो मीटिंग होंगी नहीं। अप्रूवल वाले पॉइंट पे आप स्टार मार्क कर दो, और वहां पे लिख दो नीचे जाके इतने लोग ऑब्जेक्शन लेंगे तो कुछ नहीं होगा। फिर इतने लोगों ने ऑब्जेक्शन लिया तो फिर तो मीटिंग ही नहीं होगी। ओके, चलो बस हो गया, चल कैन भी, ठीक है, सब कुछ समझ गया आपको, बहुत अच्छी बात है। शुड आई स्टार्ट रीडिंग नाउ। अब मुझे जो पढ़ाने का है, अब मैं एक एक चीज आपको पढ़ के दिखाऊंगा जो यहां पे लिखी हुई है।
अब आप बुक को इज्जत से खोलिए। और वर्चुअल वालों, हो सकता है आपके पास में कलर नोट्स ना हो, या अभी भी प्रिंटिंग में यहाँ के बच्चों के पास में भी कलर नोट्स नहीं है। मैंने ब्लैक एंड व्हाइट नोट्स दिए इनको, मेरी बन चुकी है। देखो आपके सामने स्क्रीन पे जो दिख रहा है वो कलर नोट्स है। इसका प्रिंट चालू है, प्रिंट होएगा, आ रहा है, रास्ते में होगा, आएगा। इधर देख लो क्या बोल रहा हूं मैं। पावर टू कॉम्प्रोमाइज और मेक अरेंजमेंट विद द क्रेडिटर्स एंड व्हाट, समझ गए? क्रेडिटर को क्या बोलेंगे? हे बैंक, कुछ पैसा कम ले ले, या फिर कुछ इंटरेस्ट रेट कम कर दे, एक काम कर ले, थोड़ा इंस्टॉलमेंट बढ़ा दे, या फिर ड्यू डेट का पीरियड बढ़ा ले, थोड़ा क्रेडिट फैसिलिटी, क्रेडिट पीरियड बढ़ा दे, कुछ भी बोलेंगे वो होगा। वेयर, अब देखना, वेयर कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट इज अ प्रपोज्ड, प्रपोज हुआ क्या, होने वाला है, होने वाला है, प्रपोज्ड है, ये अरेंजमेंट हमें करना है। अप्रूवल तो तब होगा जब कौन हाँ बोलेगा, एनसीएलटी। बिटवीन किसके, कंपनी एंड मेंबर्स, एंड कंपनी एंड व्हाट, क्रेडिटर्स। तो अगर ये करना है, और ऐसा क्यों लिखा है, एनी क्लॉज ऑफ देम, कभी कभी सारे क्रेडिटर्स के साथ में अरेंजमेंट नहीं करना है। विजय माल्या बोलेगा ये 100 200 1 2 करोड़ वालों के साथ में मुझे कुछ नहीं करना, मैं उनको पूरा पैसा दूंगा। ये जो तो 100 करोड़ से ऊपर वाले जो लोग हैं ना, मैं उनको ही 50% से कम दूंगा। तो कभी कभी क्या होता है, ये क्लास ऑफ, नहीं समझ रहा क्या, लाखों क्रेडिटर है विजय माल्या के, सबका सबको प्रॉब्लम नहीं है। हो सकता है अरेंजमेंट सिर्फ वो बड़े क्रेडिटर और कंपनी के बीच में हो सकता है। द ट्रिब्यूनल में ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द कंपनी ऑफ एनी क्रेडिटर, एक तो क्रेडिटर अप्लाई कर सकता है, एक तो मेंबर कर सकता है, या फिर कंपनी कर सकती है। इन द केस ऑफ कंपनी विच इज बीइंग वाउंड अप, तो लिक्विडेटर कर सकता है। अगर कंपनी वाइंडिंग अप में है तो लिक्विडेटर भी कर सकता है। ऑर्डर अ मीटिंग ऑफ द, क्या लिखा, ऑर्डर अ मीटिंग, कौन ऑर्डर कर रहा है मीटिंग, ट्रिब्यूनल, ऑफ द क्रेडिटर और द क्लास ऑफ क्रेडिटर, मेंबर और द क्लास ऑफ मेंबर, एज द केस में भी, जो भी है, जिसने भी अप्लाई करा उसके मीटिंग लेगी। मुझे बताओ, क्रेडिटर को अगर पूरा पैसा मिल रहा होगा और क्रेडिटर के साथ में सेटिंग में, तो क्रेडिटर को क्यों इन्विटेशन देंगे? मीटिंग किसका करेंगे, सिर्फ मेंबर का। और हेल्ड एंड कंडक्टेड इन सच मैनर एज व्हाट, हु डायरेक्ट्स, ट्रिब्यूनल जैसा बोलेगा। ये कौन सा सबसेक्शन पढ़ रहा हूं मैं, 203 सबसेक्शन 1 पढ़ रहा हूं। याद कर लेना मैं सबसेक्शन क्या पढ़ रहा हूं, अरे बोलो ना, 1 पढ़ रहा हूं। एक्सप्लेनेशन, कोई पढ़ने की जरूरत नहीं इसको, ठीक, आगे जाओ। अब मैं रूल पढ़ रहा हूं। रूल है सबसेक्शन 1 के लिए, एन एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 1 शैल बी सबमिटेड इन व्हाट, एनसीएलटी 1, हाँ क्या ना भाई, अलॉन्ग विद, क्या लिखा अलॉन्ग विद, नोटिस ऑफ एडमिशन ऑफ व्हाट, एनसीएलटी 2, कि सबने एडमिशन हो गया एनसीएलटी 2 में, कि हम जो भी लिख रहे हैं ये हम हैं, हमें पता है कि हम क्या मांग रहे हैं, क्या रिलीफ मांग रहे हैं, हमें पता है। एफिडेविट ऑफ एनसीएलटी 6, किस बारे में, जो बंदा जा रहा है वह हमें नहीं ऑथोराइज किया। अ कॉपी ऑफ द स्कीम, फीस, सब कुछ आएगा। फीस किसके बारे में, एनसीएलटी फोकट में काम नहीं करेगा। वेयर मोर देन 1 कंपनी इज इन्वॉल्व, तो ज्वाइंट एप्लीकेशन भी देंगे। क्या हमने ये सब कुछ किया हुआ है, किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है? एक एक चीज अंडरलाइन करो, हमें इस चैप्टर को सबसे छोटा करना है। ये चैप्टर आपका फेवरेट बनना चाहिए। इसमें प्रोसीजरल पार्ट है, पर आपको एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चन आए तो कैसे क्वेश्चन आएंगे हम, क्या एक कंपनी को ऐसे अमल कमीशन करना है, बताओ क्या करना पड़ेगा? विजय माल्या को रिस्ट्रक्चरिंग करना है या ये कंपनी करना है, आप क्या करें, आप बताओ, क्या आपका इसमें कुछ सोल्यूशन है? तो आपको कुछ नहीं, ये जो हमने चार्ट बनाया है ये छाप देना पूरा चार्ट एज इट इज। डायरेक्ट क्वेश्चन, इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन होगा ही नहीं। वो बोलेंगे आपका एक क्लाइंट है, वो आपके पास पूछ रहा है कि मुझे ये सब क्रेडिटर का पैसा कम करना है, तो उसको क्या आप सुझाव देंगे? यही सुझाव देंगे। नेक्स्ट, where the company is not the applicant, copy of notice of admission, the affidavit shall be served on the company, or where the company is wound up, क्या समझे क्या? where the company is not the applicant, फिर कौन एप्लीकेंट है? मेंबर और क्रेडिटर है। तो ये जो कॉपी ऑफ द नोटिस ऑफ एडमिशन ऑन एन एफिडेविट, मतलब किसको जाएंगे कि कोर्ट बोलेगा भाई कि तुम्हारे कंपनी के तो हमें कोई नोटिस नहीं, पर तुम्हारे क्रेडिटर ने नोटिस भेजी है, तुम भी एक बार देख लो। हाँ, कंपनी को इन्फॉर्म कर देंगे, भाई तुम्हें मालूम होना चाहिए। और अगर मान लो कंपनी लिक्विडेट हो रही होंगी तो लिक्विडेटर को भी जाएंगी।
अरे तो कंपनी को भी तो पता होना चाहिए ना उनके खिलाफ ऐसी कोई कंप्लेन आई हुई है या ऐसा कोई अरेंजमेंट आया हुआ है. द एप्लीकेंट शैल ऑल्सो डिस्क्लोज टू द ट्रिब्यूनल इन द एप्लीकेशन अंडर सब रूल 1 द बेसिस ऑन विच ईच क्लास ऑफ मेंबर ऑफ क्रेडिटर हैज बीन व्हाट. समझा क्या? आइडेंटिफाइड फॉर द पर्पज ऑफ व्हाट. नहीं समझा क्या आपको? अरे लिखना ना, द बेसिस ऑन विच ईच क्लास ऑफ द मेंबर क्रेडिटर हैज बीन व्हाट आइडेंटिफाइड फॉर द पर्पज ऑफ व्हाट. मतलब स्कीम किस बात नहीं, मतलब आखिर कितना पैसा एक क्रेडिटर कम लेने को तैयार है. स्कीम. अरे अगर उनको अप्रूवल करना तो उनको पता तो होना चाहिए कि लोगों ने स्कीम क्या पास की है. बताओ ये सीडीआर की स्कीम कौन बनाएगा? वो सीडीआर के लोग बना के देंगे. ये सिर्फ कहां पे अप्रूवल करेंगे उसको? ट्रिब्यूनल को बोलेंगे कि हमको सीडीआर ने ऐसा बना के दिया, अब तुम भी देख लो एक बार. आगे बोलो. द कंपनी और एनी अदर पर्सन टू हुम एन एप्लीकेशन इज मेड शैल डिस्क्लोज टू द ट्रिब्यूनल बाय एफिडेविट. एफिडेविट करके आपने सभी डेटा सबमिट करना चाहिए. कौन सा? ऑल द मटेरियल फैक्ट्स. मटेरियल फैक्ट्स में क्या कहना चाहिए? लेटेस्ट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी, लेटेस्ट ऑडिटर्स रिपोर्ट, और कोई भी तुम्हारी कंपनी का कोई भी पेंडिंग कोई केस नहीं है. ये सब आप एफिडेविट में लिख के दोगे. कसम खा के कहता हूं, मैं लिख के देता हूं कि हमारी कंपनी का यही फाइनेंशियल रिपोर्ट है, ये क्या है, ये ऑडिट रिपोर्ट है, और हमारे कंपनी के खिलाफ कोई भी केस नहीं हुआ है. और रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल हो रहा होगा तो वो भी लिख के देंगे. ऑफ द कंपनी इफ एनी इंक्लूडेड एनी स्कीम ऑफ व्हाट सीडीआर, तो उसके यहां पे क्या लिखा है? कंसेंटेड बाय नॉट लेस देन 75% ऑफ द सिक्योर क्रेडिटर. समझा क्या? अगर आप सीडीआर कर रहे होंगे तो सीडीआर की स्कीम तभी सबमिट होना चाहिए जब 75% इतने लोग हां बोल रहे हैं. अरे अप्लाई करते समय नहीं समझा आपको? अरे जब मीटिंग होंगी बात अलग ही है. आज अप्लाई करते समय वो क्या बोलते हैं, विजय माल्या के जितने भी क्रेडिटर बैंक्स है 75% वैल्यू लिखा ना. 75% लोगों ने क्या करना चाहिए? हां बोलना चाहिए कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर ऐसा सीडीआर हुआ तो. इसलिए तो लिखी था ना क्रेडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट. मैंने आपको दिखाया भी था जहां पर सारे क्रेडिटर क्या बोलते हैं, हमने ये सब कुछ देखा है और ये जो पॉलिसी और स्कीम बन रही है हमें कोई भी ऐतराज नहीं है. अब आगे देखते हैं वापस रूल. ये जो मैंने ब्रैकेट करके डाला है ना, वो ब्रैकेट मतलब उसके रूल्स है. जो भी ब्रैकेट में आएगा वो रूल्स है, और जो ब्रैकेट में नहीं आएगा वो सेक्शन है एक्ट. फॉर द पर्पज ऑफ सब क्लॉज 1 दिस द क्रेडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट कौन से फॉर्म में आती है भाई? CAA1. समझा क्या? जो मैंने आपको दिखा भी दिया है. इंक्लूडेड इन द स्कीम ऑफ व्हाट कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग. एक्सप्लेनेशन. फॉर द पर्पज ऑफ दिस रूल इट इज क्लैरिफाइड दैट scheme of corporate debt restructuring as referred to clause C in subsection 2 to 30 shall mean a scheme that restructure or varies the debt obligation of a company towards what its creditor. ठीक है. सेव. अब बताओ, ये तो जाना ही चाहिए, क्रेडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट तो साथ में जाना ही चाहिए. ये कब की बात चल रही है? अगर आप सीडीआर कर रहे होंगे तो ये रोमन 1 भी जाना चाहिए, रोमन 2 भी जाना चाहिए, 3 भी जाना चाहिए. सब मैंने लिस्ट लिखवा के दिया था आपको. सेफगार्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ व्हाट? अदर सिक्योर्ड. अदर मतलब क्यों अदर? क्योंकि हमने स्कीम लोगों ने इतने लोगों ने बोली, बाकी लोगों के साथ में कोई गलत तो नहीं हो रहा होगा उसके बारे में भी. रिपोर्ट बाय द ऑडिटर. क्या बारे में भाई? कि जो भी कंपनी है लिक्विडिटी टेस्ट कर ली उसने. किस बारे में? कि ऐसा तो नहीं कि इस रिस्ट्रक्चरिंग के प्लान में कंपनी का पैसा पूरा लिक्विड जीरो हो जाएगा, कंपनी के पास कुछ बचेंगे ही नहीं. आगे. Where the company proposes to adopt the corporate debt restructuring guidelines specified by the RBI, मतलब गाइडलाइन स्पेसिफाइड बाय आरबीआई आपकी कंपनी ने फॉलो करी कि नहीं करी है? मतलब सीडीआर के लिए जो भी आरबीआई की गाइडलाइंस है वो पूरी तरह से फॉलो हुई है. और वैल्यूएशन रिपोर्ट भी जाएगा साथ में. इन रिस्पेक्ट ऑफ शेयर्स इन द प्रॉपर्टी ऑल असेट्स टैंजिबल इनटैंजिबल मूवेबल. आप मुझे बताओ ये क्यों जाना चाहिए साथ में? नहीं, वो बैंक वो इंसिल्टी बोलेगा जब तुम्हारे कंपनी के पास में इतना पैसा है, सब कुछ है, तो क्रेडिटर के पैसे पूरे दो ना. प्रॉब्लम क्या है? इतने पैसे तुम्हारे पास, तुम्हारे कंपनी का वैल्यू. अरे भाई तुम भिखारी जैसे कर क्यों? जब तुम्हारी कंपनी के पास में इतने एसेट्स है, इतना पैसा है, तो इसलिए क्या वैल्यूएशन रिपोर्ट में क्या लिख के आना चाहिए कि नहीं आदमी बहुत गरीब है, मरने आए, तो ऐसा प्रूव होगा तो ये हाँ बोलेगा ना. वो कौन? ट्रिब्यूनल. ऐसा. अब आगे. अपॉन हियरिंग द एप्लीकेशन ट्रिब्यूनल शाल अनलेस इट थिंक्स फिट फॉर द रीजन टू डिसमिस, मतलब वो डिसमिस भी कर सकता है, और अगर उसको लगता है सब ठीक है तो गिव डायरेक्शन देगा. किस बारे में? कि कौन से क्लास ऑफ कंपनीज के लिए आपने कौन से क्लास ऑफ क्रेडिटर के लिए आपने मीटिंग बुलाना चाहिए, है ना. और मीटिंग्स हैव टू बी हेल्ड.
आगे फिक्सिंग द टाइम, ये सब आपसे मैंने लिखवा के लिया अभी, कौन से टाइम पे कौन सी जगह पे मीटिंग होना चाहिए, समझा क्या? चेयरपर्सन स्क्रूटिनाइजर कौन होगा, कोरम कितना होगा, मतलब कितना होना चाहिए, ये कौन बोल रहा है सब? यही चेयरपर्सन चाहिए, यही स्क्रूटिनाइजर चाहिए, इतना ही कोरम होना चाहिए, ये सारी बातें कौन लिख के दे रहा है? ट्रिब्यूनल। और फिर उसी हिसाब से उसके मुताबिक ही मीटिंग होगी आगे। और वहां पे लिखा है वोटिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक, इसके पहले कुछ लिखा था क्या? यहां पे लिखा है ना, टू बी फॉलोड एट द मीटिंग और इंक्लूडिंग द वोटिंग इन पर्सन, तो पर्सन में भी हो सकती है, प्रॉक्सी भी वोट कर सकता है, और पोस्टल बैलेट मतलब क्या रहे, रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन जैसा भी हो सकता है, और बाय वोटिंग थ्रू व्हाट इलेक्ट्रॉनिक मीन्स वो भी हो सकता है। उसके बाद में फॉर द पर्पज ऑफ दिस रूल्स वोटिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स शैल टेक प्लेस मोटाटिस मोटांडिस इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर एज स्पेसिफाइड इन रूल 20 ऑफ द कंपनीज, जो लिखा है यहां पे लिखा है शैल टेक द प्लेस, मतलब जैसा कंपनीज एक्ट में होता है रूल 20 में यहां पे लिखा है, तो उसी तरह से, अरे इलेक्ट्रॉनिक मीन से भी हो सकता है ऐसा बोल रहा है, तो ठीक है हमें क्या, पर वो मोटाटिस मोटाटिस मतलब क्या, जो रूल 20 में जो लिखा है वैसे के वैसे होगा। डिटरमाइनिंग द वैल्यूज ऑफ द क्रेडिटर ऑफ द मेंबर और द क्रेडिटर मेंबर ऑफ एनी क्लास एज द केस में भी हुज मीटिंग हैव टू बी व्हाट, मतलब कितने लोगों ने, कितने वैल्यू के लोगों ने, बोलो ना, मीटिंग की होना, मतलब मीटिंग में कितने वैल्यू के लोग आना चाहिए। नोटिस टू बी गिवन, किस किस को नोटिस देना चाहिए, और क्या लिखा है, नोटिस टू बी गिवन टुवर्ड्स सेक्रेटरियल रेगुलेटर्स एंड अथॉरिटीज, मतलब कौन कौन, ये सेबी है और ये सब, उनमें से किस किस को नोटिस देना चाहिए वो भी। टाइम विद इन विच द चेयरपर्सन, मतलब चेयर, एक बार मान लो मीटिंग हो गई, तो मीटिंग होने के कितने दिनों के अंदर चेयरपर्सन ने रिपोर्ट करना चाहिए ट्रिब्यूनल को ऑन सच अदर मैटर्स। ये सारी बातें किसने कहने दी है, किसको, ये ट्रिब्यूनल ने बोला। अभी तक मीटिंग हुई कि नहीं, मीटिंग होने वाली इन गाइडेंस के ऊपर। आपको समझ आ रहा है क्या चल रहा है आगे। वेयर अ मीटिंग इज प्रपोज टू बी कॉल्ड इन पर्सुएंस इन द ट्रिब्यूनल, जब मीटिंग में बुलाया जाएगा। अब क्या चलो, हमारा सेक्शन नंबर 3 चालू है। आप मुझे बताओ, अभी तक के 2 सेक्शन हमने देखे, एक में क्या देखा और 2 में क्या देखा। एक में बोला एक काम करो, तुम अप्लाई कर सकते हो, क्रेडिटर अप्लाई कर सकता है, मेंबर कर सकता है, और किसको अप्लाई करेंगे, एनसीएलटी 1 में, 2 में, 6 में, आप ट्रिब्यूनल। ये सब क्या है, अप्लाई करना 1 में लिखा है। 2 में क्या लिखेंगे, अब तुमने अप्लाई कर देना, ट्रिब्यूनल बोलेगा ठीक है, अब ये सब कंसिडर कर लिया, अब एक काम करो तुम, ये जो मीटिंग है यहां पे होना चाहिए, इस जगह पे होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये सारा अब क्या कौन ज्ञान दे रहा है, तो ट्रिब्यूनल ने 2 में ज्ञान दिया कि तुमने मीटिंग कैसी कंडक्ट करना चाहिए, किसमें, 2 में। अब 3 में क्या हो रहा, मीटिंग अब कंडक्ट करेंगे ये लोग, तब 3 में मीटिंग इज प्रपोज टू बी कॉल्ड, और मीटिंग के लिए क्या बोलेंगे, हम नोटिस भेजना पड़ेगी, तो लिखा है नोटिस शैल बी सेंड टू ऑल द क्रेडिटर्स और क्लास ऑफ creditors and to all the members or class of members and the debenture holder of the company individually at what the address register with the company। समझा क्या, सबके रजिस्टर एड्रेस भी आना चाहिए। which shall be accompanied by the statement disclosing the details of the compromise and arrangement, मतलब स्कीम भेजना चाहिए, a copy of the valuation report, आपको पता ना स्कीम जाना चाहिए, वैल्यूएशन रिपोर्ट जाना चाहिए, और एक्सप्लेनिंग देयर इफेक्ट, मतलब ऐसे स्कीम करने से क्रेडिटर के ऊपर, केएमपी के ऊपर, प्रमोटर के ऊपर, नॉन प्रमोटर मेंबर, डिबेंचर होल्डर के ऊपर क्या इंपैक्ट होगा। एक बात पूछूं, केएमपी के ऊपर का इंपैक्ट क्यों पूछते मालूम क्या, कहीं ऐसा तो नहीं है अरेंजमेंट केएमपी ने अपने फायदे के लिए कर लिया हो, तो ये भी चेक करेंगे कि उसका खुद का तो स्वार्थ नहीं देख रहा है वो। अब बताओ, अभी तक सबसेक्शन 1 क्या बोल रहा है, तुम अप्लाई कर सकते हो। अब सबसेक्शन में बात है, अब देखो हम लोग थोड़ा सा आगे जाएंगे, अप्लाई करेंगे। 2 में क्या बोल रहा है, तुम इस ढंग से मीटिंग कंडक्ट करो, इतने तारीख को करो, ऐसे नोटिस भेजो। 3 में क्या कर रहे हैं, नोटिस भेज रहे हैं, और उसके साथ में कौन से डॉक्यूमेंट भेजना चाहिए वो भी 3 में लिखा हुआ है। समझ रहे 3 क्या है, एक क्या है बताओ, इतने लोग अप्लाई कर सकते हैं, कौन, मेंबर कर सकता है क्रेडिटर का। 2 में क्या बोला है, हाँ वही तो ना, देखो ना क्या लिखा है, 2 में वही लिखा ना, ऑल मटेरियल फैक्ट्स आपने देना चाहिए, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, ये तो सब देना ही है, पर साथ साथ में आपको ये भी बोलेंगे कि आपने 2 के अंदर की रूल्स है वो, कि तुम्हें कैसे मीटिंग कंडक्ट करना चाहिए। तो मतलब अगर मैं बात करूंगा और भी अगर डिटेल में जाके पढ़ना है, तो 1 में आप अप्लाई कर रहे हो,
और 2 में कैसा कि आपने कौन से डॉक्यूमेंट देना चाहिए और साथ साथ में आपने मीटिंग कैसे कंडक्ट करना चाहिए। और 3 में क्या हो रहा है, नोटिस भेज रहे हैं सबको। अब 4 में देखेंगे, पहले रूल्स पढ़ लेंगे। वेयर अ मीटिंग ऑफ एनी क्लास और क्रेडिट ऑफ द मेंबर हैज बीन डायरेक्टेड टू बी व्हाट कन्वेंड, नोटिस ऑफ द मीटिंग आपको पता है कौन से फॉर्म में देना चाहिए, CAA.2, ये आपको मैंने बताया भी था, ये फॉर्मेट में देना चाहिए। द नोटिस शैल बी सेंड बाय व्हाट, कौन, चेयरपर्सन अपॉइंटेड फॉर द मीटिंग, जो अभी अपॉइंट किया था, और इफ द ट्रिब्यूनल सो डायरेक्ट्स द कंपनी और इट्स लिक्विडेटर और एनी अदर पर्सन, जिसने को भी ट्रिब्यूनल ने बोला होगा नोटिस भेजो, ट्रिब्यूनल के हिसाब से वो नोटिस भेजी जाएगी। बाय द क्या रजिस्टर्ड पोस्ट भी दे सकते हैं, स्पीड पोस्ट भी दे सकते हैं, बाय कुरियर, बाय ईमेल और हैंड डिलीवरी, कैसा देना वैसे दे दो आगे। और एनी अदर मोड डायरेक्टेड बाय द ट्रिब्यूनल, नोन एड्रेस एटलीस्ट व्हाट 1 मंथ बिफोर, 1 महीने पहले नोटिस देना चाहिए, समझा। It is hereby clarified that the service of notice of meeting shall be deemed to have been effected in case of delivery by post at the expiration of what 48 hours after the letter containing the what, क्या लिखा है ये, it is hereby clarified that the service of notice of meeting shall be deemed to have been effected in case of the delivery of post at the expiration of 48 hours after the letter containing the same is what, नोटिस पोस्ट से भेजी और डिले हो गई तभी भी मानेंगे, तभी भी मानेंगे टाइम पे पहुंची, सही है, क्योंकि वो किसी कारण से लेट हुई होगी। द नोटिस ऑफ द मीटिंग टू द क्रेडिटर एंड मेंबर शैल बी अकंपनीड बाय अ कंपनी, क्या लिखा, नोटिस ऑफ द मीटिंग ऑफ द क्रेडिटर मेंबर शैल बी अकंपनीड बाय, क्या क्या जाना चाहिए साथ में, स्कीम जाना चाहिए, अरे सब लोग को आना है ना, वोटिंग करना है तो उनको स्कीम तो पता होना चाहिए, साथ साथ में क्या पता होना चाहिए, and the details of the compromise, ठीक है, and if such details are not already included in the said scheme, details of the order, ये सब लिखा है, और ये क्या लिखा है, details of the order of the tribunal directing the calling, ये सब आना चाहिए उसमें, क्या क्या आना चाहिए, date of the order, date and time the venue of the meeting, ये किसके साथ में आ रहा है भाई, क्या जा रहा है सभी, कि नोटिस कौन सी तारीख को बुलाई है, ठीक है ना, पैन क्या है, नेम ऑफ द कंपनी, ये सब क्या है एक्चुअली मान क्या है, आपको समझा नहीं क्या लिखा है, ये यहां पे लिखा है, ये रोमन 1 है, वहां पे लिखा है डिटेल्स ऑफ द ऑर्डर, तो हो जाएगा, साथ साथ में क्या जाएगा आगे, रोमन 2 में देखो, डिटेल्स ऑफ द कंपनी इंक्लूडिंग, समझा। अरे वो जो क्रेडिटर को जो नोटिस भेजा है ऑडिटर को, तो उनको ये तो पता होना चाहिए मेंबर को कि कौन सी कंपनी का नोटिस आया हुआ है, नहीं तो मेंबर को यही समझेगा, नहीं क्रेडिटर को समझेंगे कि ये नोटिस कौन सी कंपनी का है। और पता है कि ऑर्डर क्यों भेजते मालूम है, तो शेयर होल्डर बोलेगा यार तुमने पहले एनसीएलटी से पूछा नहीं, हमको क्या मीटिंग को बुला रहे हो, तो इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, नोटिस के साथ में ऑर्डर ले रहे, किसका ऑर्डर, कि एनसीएलटी ने हमें ऑर्डर दिया है कि मीटिंग इस डेट पे कंडक्ट होना चाहिए, तो एनसीएलटी का आया हुआ ऑर्डर की कैसे मीटिंग होना चाहिए वो भी हम लोग नोटिस के साथ में अटैच करके भेजेंगे, ताकि लोगों को भरोसा आए कि हमने एनसीएलटी से ऑलरेडी परमिशन ली हुई है, और कौन सी कंपनी का है, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या, पूरा डेटा। फिर आप बोलेंगे सर अपने ही कंपनी के मेंबर्स के लिए हो, समझ नहीं रहे आप, मेंबर्स ही नहीं ना इसमें, क्रेडिटर्स भी है, डिवेंचर होल्डर्स भी है, सेबी भी है, सबको जब नोटिस जाएंगे तो उनको पता तो होना चाहिए नहीं कौन सी कंपनी का है भाई, लाखों 13 लाख कंपनी इंडिया में, कौन सी कंपनी का नोटिस है, उसका रजिस्टर ऑफिस क्या है, मेन ऑब्जेक्ट क्या है, डिटेल्स ऑफ द चेंज ऑफ द नेम, कौन से स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर है, कैपिटल स्ट्रक्चर, नेम ऑफ द प्रमोटर्स, डायरेक्टर्स, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या स्कीम है, डेट ऑफ द बोर्ड मीटिंग एट विच द स्कीम वाज अप्रूव्ड, कौन से बोर्ड मीटिंग में अप्रूव हुआ था, मतलब अभी जनरल मीटिंग बुलाने से पहले बोर्ड मीटिंग में अप्रूवल हुआ था कि नहीं हुआ था, और कौन सी तारीख की होता, वो सारी चीजें आगे। उसके बाद में सर आप बोलेंगे इतना सब याद रखना, ये देखो रूल्स में लिखा हुआ है, जितना याद आया आपको वो इतना सब लिख के भेजना है कि ताकि अच्छा इतना डिटेल्स क्यों देना चाहिए, अगर पूछेंगे आप तो, अगर जब तक डिटेल्स दूंगा ही नहीं तो सीबी को यही समझेगा नहीं नोटिस कौन से कंपनी यार किस लिए आई है। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट डिस्क्लोजिंग द डिटेल्स ऑफ द स्कीम, पार्टीज इन्वॉल्व, कौन सी पार्टी इन्वॉल्व है, कौन से बैंक ऑफ इंडिया इन्वॉल्व है क्या नहीं, एक्सिस बैंक इन्वॉल्व है क्या नहीं, कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व है, इन केस ऑफ द अमलगमेशन ऑफ मर्जर अपॉइंटेड डेट, इफेक्टिव डेट, शेयर, अब देखो यहां पे क्या लिखा है, इन केस ऑफ द अमलगमेशन मर्जर, अब इसके लिए जब क्या होगा एक्चुअली सेक्शन नंबर 309 क्या बोल रहा हूं 232 लगेगा इसके लिए,
मर्जर के लिए, पर वो यहां पे क्यों आया मालूम क्या? क्योंकि जब मैं 232 पढ़ूंगा ना, वो बोलेगा सेक्शन नंबर 3, 4, 5, 6 एज इट इज एप्लीकेबल होगा 232 को भी। एक्चुअली ये लाइन आपने पढ़ना ही नहीं चाहिए बी वाली, अगर मैं सिर्फ 230 की बात कर रहा हूं तो अभी उसको रहने दो, बाद में पढ़ता हूं। समरी ऑफ द वैल्यूएशन रिपोर्ट, ये भी आपने देना चाहिए। डिटेल्स ऑफ द कैपिटल एंड डेट रिस्ट्रक्चरिंग, रैशनल ऑफ द कॉम्प्रोमाइज, आखिर कॉम्प्रोमाइज करना क्या सच में उचित है क्या नहीं, अमाउंट ड्यू टू सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, डिस्क्लोजर अबाउट द इफेक्ट ऑफ द कॉम्प्रोमाइज, केएमपी क्या है, डायरेक्टर क्या समझा क्या, इफेक्ट, इस पूरे करने का इफेक्ट केएमपी पे कितना है, डायरेक्टर पे कितना है, अरे समझ रहे क्या नहीं। और यहां पे लिखा बेनिफिट्स ऑफ द कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट एज ए परस्यूड बाय द बोर्ड टू द कंपनी मेंबर क्रेडिटर, सबके ऊपर क्या फायदा होगा, केएमपी के ऊपर क्या इंपैक्ट होगा, डायरेक्टर के ऊपर क्या इंपैक्ट होगा। अभी अपन किसको भेज रहे सब? हाँ, सारे लोगों ना, मेंबर्स को, क्रेडिटर्स को, डिबेंचर होल्डर्स को, और बोलो सेबी को, आरएससी को, सबको भेजेंगे। तो सबको डिटेल्स के साथ भेजेंगे कि ये सब कॉम्प्रोमाइज होने का इंपैक्ट प्रमोटर्स पे कितना होगा, नॉन प्रमोटर्स पे कितना होगा, डिपॉजिटर्स, क्रेडिटर्स, डिबेंचर होल्डर, सबके ऊपर। तो सबको भी समझना चाहिए कि हमारे ऊपर है। अब बताओ, डिबेंचर होल्डर को नोटिस मिल रही है तो डिबेंचर होल्डर क्या चेक करेगा, ये कॉम्प्रोमाइज का मेरे ऊपर क्या इंपैक्ट होगा। किसी बैंक को अगर नोटिस मिल तो क्या बोलेगा, अच्छा तुम कॉम्प्रोमाइज करो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मेरे ऊपर क्या इंपैक्ट होने वाला है, तो उसको भी तो पता होना चाहिए। नेक्स्ट, डिस्क्लोजर अबाउट द इफेक्ट ऑफ कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट ऑन द मटेरियल इंटरेस्ट, ऐसा लिखा है। एक्सप्लेनेशन लिखा है, फॉर द पर्पज ऑफ दिस रूल्स इट इज क्लैरिफाइड दैट द टर्म इंटरेस्ट एक्सटेंडेड बियॉन्ड एन इंटरेस्ट इन द शेयर्स ऑफ द कंपनी इज विद द रेफरेंस टू द, कोई जरूरत नहीं सब पढ़ने की, छोड़ दो, ये सब हटा दो ऐसे एक्सप्लेनेशन। आगे बढ़ो। आप बोलेंगे क्यों नहीं पढ़ा? अरे हम लोग क्या पढ़ रहे मालूम क्या आपको? रूल्स पढ़ रहे। रूल्स के अंदर एक्चुअली हमारा सेक्शन बराबर चालू है, और रूल्स के अंदर इतना घुस गया है वो कि आपको नोटिस के साथ में क्या भेजना है उसके अंदर चालू है इतना। इन्वेस्टिगेशन और प्रोसीडिंग इफ एनी पेंडिंग, वो क्या लिख के देना है, 206 से लेकर 229 तक आपके अगेंस्ट में कोई पेंडिंग चालू है क्या, वो भी लिख के देना पड़ेगी। डिटेल्स ऑफ दी व्हाट अवेलेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स फॉर ऑब्टेनिंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम और फॉर मेकिंग और ऑब्टेनिंग कॉपीज, वो सब कुछ। लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी अगर कुछ होगा तो वो भी दे दो। उसके बाद में कॉपी ऑफ द, क्या लिखा है, अरे कितना दे रहे हैं, क्या येड़े हो गए लोग, कितना ये हद है, क्या लिखा था ना, डिटेल्स ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स ऑब्टेनिंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द मेकिंग और ऑब्टेनिंग कॉपीज। छोड़ो, इतना नहीं पढ़ेंगे। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग यार। मतलब आपको ऐसा कोई एग्जामिनेशन में नहीं लिखना है राइट डाउन व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स और व्हाट आर द रूल्स, ऐसा नहीं आएगा। आपको थरली प्रोसीजर समझना है। एक क्वेश्चन आएंगे इसके ऊपर 6 मार्क के लिए कि कैसे करते हैं, तो वो जो चार्ट में अगर हमने जो हाइलाइट्स है वो भी लिख दिया तो भी मार्क्स, अरे उसको भी लिखने को टाइम नहीं हमारे पास, नहीं समझ रहे आप। एक ही लिखूंगा क्या मैं, 10 पेज थोड़ी लिख के आऊंगा एग्जामिनेशन में, यहां के 10 पेज है, मेरे तो 20 पेज भरेंगे वो। ट्राई टू अंडरस्टैंड, मुझे एक पूरा मोटा तौर पे पता होना चाहिए क्या है। अगर ऐसा डिटेल में लिखेंगे तो फिर तो खत्म हो गया हम। ये तो सिर्फ मैं पढ़ रहा था ताकि आपको एक नॉलेज मिले, पर वो तो बहुत ही अंदर जा रहा है। ये सब मत पढ़ो, जरूरत नहीं इतना डिटेल। प्रोवाइडेड दैट सच नोटिस और अदर डॉक्यूमेंट शैल बी प्लेस्ड ऑन द वेबसाइट। अब इस सेक्शन के अंदर पढ़ रहा हूं, सेक्शन में कुछ भी कॉम्प्रोमाइज मत करना। क्यों बोल रहा है कि वेबसाइट के ऊपर भी आपने रखना चाहिए। इफ एनी एंड इन द केस ऑफ लिस्टेड कंपनी दिस डॉक्यूमेंट शैल बी सेंड टू द व्हाट, सेबी को भी भेजो, स्टॉक एक्सचेंज को भी भेजो अगर होगा तो, और फॉर प्लेसिंग द वेबसाइट एंड दैट शैल आल्सो बी पब्लिश्ड इन व्हाट, क्या बोल रहा है समझा क्या? अगर वो लिस्टेड कंपनी है तो आपने सेबी को भी बोलना चाहिए, स्टॉक एक्सचेंज को भी बोलना चाहिए। अरे बोलो यार। और साथ साथ में क्या लिख रहे हैं, कहां करना चाहिए? न्यूज़पेपर में। आगे क्या लिखा है 230 में, शैल बी एडवर्टाइज इन द फॉर्म ऑफ, अब वो एडवर्टाइज में भी अंदर चले गए हो। अभी सेक्शन में क्या लिखा है, एडवर्टाइज करो, कहां में? न्यूज़पेपर में। अब वो ये बोलेगा न्यूज़पेपर में कौन सा न्यूज़पेपर चलेगा, क्या चलेगा? अरे रूल्स का क्या काम होता है, एक्ट क्या बोला, न्यूज़पेपर में छपवा दो, न्यूज़पेपर एज में भी प्रिस्क्राइब्ड। अब वो प्रिस्क्राइब में पूरा लिखेगा न्यूज़पेपर कौन सा चाहिए, क्या चाहिए, जिसका ज्यादा सर्कुलेशन होता है, क्या क्या लिखा है। एडवर्टाइज, अभी किसका एडवर्टाइजमेंट चालू है मालूम क्या? मीटिंग तो बाकी है अभी तो सिर्फ ये मीटिंग कब होने वाली उसका डॉक्यूमेंट चालू है।
सोचो हम लोग पिछले 10 मिनट से वो पढ़ रहे हैं कि उन्होंने बोला कि मीटिंग करो, उसके ऊपर चालू सब खेल। एटलीस्ट वन इंग्लिश न्यूज पेपर एंड एट द वॉट एटलीस्ट वन वर्नाकुलर न्यूज, वर्नाकुलर मतलब क्या, लोकल लैंग्वेज में, हैविंग वाइड सर्कुलेशन इन द स्टेट इन विच रजिस्टर ऑफिस ऑफ द कंपनी इज सिचुएटेड। समझा क्या? अगर वो पूना की तो पूना के जो सकाल चलता है तो सकाल में भी दे दो, और साथ साथ में क्या दे दो, इंग्लिश टाइम्स ऑफ इंडिया में दे दो। और सच न्यूज पेपर एज में बी डायरेक्टेड बाय कौन, या फिर ट्रिब्यूनल ने जो बोला होगा उसमें, नॉट लेस देन 30 डेज बिफोर। समझा क्या? 30 दिन पहले देना चाहिए। ऑन वेबसाइट ऑफ द कंपनी वैनी एंड इन केस ऑफ द लिस्टेड कंपनी, आपने वेबसाइट देखो क्या लिखा है, सेबी के वेबसाइट पे भी आना चाहिए कि इनकी मीटिंग होने वाली। समझा क्या? और आरएससी की वेबसाइट पे भी आना चाहिए, किस बारे में, कि ऐसा ऐसा इनका एक कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट के लिए एक मीटिंग होने वाला है। तो आपके वहां पे भी न्यूज आना चाहिए, ताकि कोई भी इंसान अगर सेबी में और स्टॉक एक्सचेंज की भी वेबसाइट देखेगा, मतलब कंपनी ने खुद की वेबसाइट पे भी डालना चाहिए, आरएससी की वेबसाइट पे भी डालना चाहिए, सेबी भी क्या लिखना चाहिए कि हमारी कंपनी का ऐसा ऐसा अरेंजमेंट होने वाला है और इस दिन पे है। प्रोवाइडेड दैट वेयर द सेपरेट मीटिंग ऑफ द क्लास और क्रेडिट ऑफ द मेंबर आर हेल्ड, ज्वाइंट एडवर्टाइजमेंट फॉर सच मीटिंग। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। एफिडेविट ऑफ सर्विसेज, चेयरपर्सन अपॉइंटेड फॉर द मीटिंग फॉर द पर्पज ऑफ अदर पर्सन डायरेक्टेड टू इशू द एडवर्टीजमेंट, द नोटिस ऑफ द मीटिंग शैल फाइल एन एफिडेविट बिफोर द ट्रिब्यूनल नॉट लेस देन व्हाट, क्या लिखा रे? अरे 7 दिन पहले क्या लिख के देगा मालूम क्या, कि मैंने सब कुछ कर लिया था जो आपने कहा था। नहीं मैं 30 दिन पहले नोटिस दी ना आपने, आपको समझा नहीं, सुनो सुनो, 30 दिन पहले नोटिस दी थी, तो अभी क्या बोल रहे मालूम क्या हो, जब मीटिंग चालू होने के 7 दिन बच गए थे, तो चेयरपर्सन लिख के देना चाहिए कि जो जो आपने बोला था ना मुझे, वो सारी फॉर्मेलिटी मैंने कंप्लीट, आपने कहा था न्यूज़पेपर में, तो मैंने न्यूज़पेपर में भी कर दिया, आपने कहा था स्टॉक एक्सचेंज में, मैंने वो भी कर दिया। मतलब प्रूफ ला के भेजेंगे कि तुमने जो जहां जहां पे जिसको उसको भेजने का बोला था, मैंने सब कंप्लाई कर दिया, मेरा एफिडेविट लिख के दे रहा हूं कि मैंने ये सब किया है। इन केस ऑफ डिफॉल्ट तो ठीक है, डिफॉल्ट होगा तो बजाएंगे। आगे बढ़े। Provided further that where the notice of the meeting is also issued by way of advertisement, it shall indicate the time within which the copies of the compromise arrangement shall be made available to the concerned person free of charge. ठीक है, आगे बढ़ेंगे। Every creditor of the member entitled to attend the meeting shall be furnished by the company free of charge. ठीक है, free of charge दे देंगे। Within 1 day on requisition being made for the same with a copy of the scheme of the proposed compromise, क्या बोल रहे हैं, एवरी क्रेडिटर मेंबर एंटाइटल्ड टू अटेंड द मीटिंग शैल बी फर्निश्ड बाय द कंपनी, क्या बोल रहा है? अगर कोई भी अगर कंपनी के ऑफिस में गया, अ नोटिस अंडर सबसेक्शन 3 शैल प्रोवाइड दैट द पर्सन टू हुम द नोटिस इज सेंट मे वोट इन द मीटिंग ईदर देमसेल्फ। समझा क्या? एक तो खुद दे सकते मीटिंग में वोट, और थ्रू प्रॉक्सी। क्या समझा आपको इसके बारे में? प्रॉक्सी भी कर सकते हैं, और बाय पोस्टल बैलेट ऑल्सो, resolution by circulation to the adoption of the compromise arrangement within 1 month from the date of। समझा क्या? मतलब पोस्टल बैलेट अगर हुआ तो उसका रिप्लाई आपको 1 महीने में आना चाहिए। आगे क्या लिखा है? प्रोवाइडेड दैट एनी ऑब्जेक्शन ऑफ द कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट शैल बी मेड ओनली बाय द पर्सन होल्डिंग व्हाट। समझा क्या? ओनली बाय द पर्सन लिखा है, पर्सन। इतने लोगों ने मिला के, कितने लोगों ने? नॉट लेस देन 10% ऑफ द शेयर होल्डिंग और व्हाट डेट, जिसका 5% से कम नहीं है। उतने लोग अगर कंप्लेन करेंगे तो अभी भी हम लोग कंप्लेन को वैलिड मानेंगे कि नहीं मानेंगे? उससे ज्यादा करेंगे तो वैलिड मानेंगे, 5% और 10%। आगे, द पर्सन हु रिसीव्स द नोटिस विद इन 1 month फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ द नोटिस वोट इन द मीटिंग ईदर इन अ पर्सन और थ्रू प्रॉक्सी और थ्रू पोस्टल बैलेट। ठीक है ना? आगे क्या लिखा है ये? Shareholding shall mean the shareholding of the member of the class who is entitled to it। ठीक है ना? Outstanding date shall mean the date owed by the company to the respective class। ठीक है, इसमें कुछ नहीं। और a class or the creditor that remain outstanding as per the latest audited balance sheet, or if the statement is more than 6 months old, then क्या लिखा है? As per the provisional financial statement not preceding the date of application by more than 6 months। अब आपको समझा दो क्या बोल रहे हैं। शेयर होल्डर मतलब शेयर होल्डर, पर डेटर्स किसको मानेंगे? मान लो आज 1 मई है, 1 मई 2017 है, तो 31 मार्च को जो रहेंगे वो चलेगा। अगर आज मान लो 1 जुलाई है, तो 31 मार्च 17 को जो रहेंगे वो चलेगा। पर मान लो आज 1 अक्टूबर है, तो अभी तो साल खत्म होने को, मान लो 1 दिसंबर है, तो साल खत्म हो तो 6 महीने से ऊपर हो गए, तो 31 मार्च वाली नहीं चलेंगे अब। तो दिसंबर 17 में अगर आप देख रहे होंगे
तो आपको फिर से एक लेटेस्ट वाली बैलेंस शीट देखना पड़ेगी कि जिसमें कौन कौन डेटर है। कौन सी लेटेस्ट वाली? जो 6 महीने से पुरानी वाली नहीं है। तो अगर आप दिसंबर में देख रहे होंगे, दिसंबर को 6 महीने कब तक खत्म होंगे? तो दिसंबर के पहले 6 महीने, हाँ। तो आपको क्या करना पड़ेगा? अप्रैल, अगर मान लो ये 12 महीने हैं, हाँ, मतलब 1/7 के आसपास, तो 1 जुलाई के आसपास जो बैलेंस शीट बनी होगी उसको हम लोग यूज करेंगे अगर हमारी मीटिंग दिसंबर में हो रही होगी। मतलब कोई भी, जब भी आप डेटर्स बोलते हो तो डेटर वो होना चाहिए, उस बैलेंस शीट में वो डेटर लिखा होना चाहिए जो बैलेंस शीट 6 महीने के अंदर की है। अगर मैं आज दिसंबर चल रहा है, दिसंबर 2017, और मैं बैलेंस शीट कौन सी देख रहा हूं? 31 मार्च 2017 की देख रहा हूं, तो ये तो फिर 9 महीने पुरानी बैलेंस शीट है, वो नहीं चलेंगी। बैलेंस शीट कब की होना चाहिए? 6 महीने पुराने, उससे पुरानी नहीं चलेंगी। Voting by proxy shall be permitted provided a proxy in the prescribed form duly signed by the person entitled to attend vote at the meeting filed with the company। वो बोल रहा कोई प्रॉक्सी आ रहा हो तो उसने 48 घंटे पहले बोल देना चाहिए मैं आ रहा हूं। Where a body corporate which a member or creditor, मान लो कि बॉडी कॉर्पोरेट अगर होंगी तो बॉडी कॉर्पोरेट की बिहाफ पे कौन आएंगे? जैसे एक्सिस बैंक मेंबर है या एक्सिस बैंक क्रेडिटर है, तो एक्सिस बैंक तो मीटिंग को नहीं आ सकती, तो एक्सिस बैंक अपने बिहाफ पे किसी और को ऑथराइज करेंगे, हमारे बिहाफ पे ये आदमी मीटिंग को आ रहा है, तो वो भी लिखा है। मेंबर और द क्रेडिटर ऑफ अ कंपनी ऑथराइजेस एनी पर्सन टू एक्ट एज अ रिप्रेजेंटेटिव एट द मीटिंग और द मेंबर्स और द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी ऑफ एनी क्लास ऑफ देम एज द केस में बी कंपनी कॉपी ऑफ द रेजोल्यूशन ऑफ द बोर्ड। समझा क्या? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने रेजोल्यूशन पास करके बोलना चाहिए कि हमारे बिहाफ में, हमारे कंपनी के बिहाफ में ये XYZ आदमी मीटिंग में बात करेगा, तभी भी हमें कोई प्रॉब्लम, वो जो बोलेगा मतलब हम बोल रहे हैं। ये किसकी बात है? जब मेंबर और शेयर होल्डर कौन है, ये क्रेडिटर कौन है? आदमी नहीं है, बॉडी कॉर्पोरेट है। और वो भी जब भी आता रहेगा तो उसको भी आपने बोलना चाहिए कि 48 घंटे पहले तुमने कंपनी को इन्फॉर्म करना चाहिए कि वो आने वाला है। नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड एज अ प्रॉक्सी हु इज व्हाट, उसमें भी लिखा है नो प्रॉक्सी अ मेंबर और क्रेडिटर ब्लाइंड। समझा क्या बोला है? प्रॉक्सी कौन नहीं चाहिए? माइनर नहीं चाहिए, नहीं तो मीटिंग में जैसा कुछ भी बात करेगा। अरे वो आदमी बात करे जो समझदार है, जो मैच्योर्ड है। और प्रॉक्सी ऑफ द, कितना लिखा है? रेड़े हो गए। अरे कहां पे क्या पढ़ा रहा हूं मैं? प्रॉक्सी के ऊपर घुस गए। अभी देखो ना अंदर वो बोल रहा अंधा अगर आदमी रहेगा। मेन बात तो मीटिंग, तो अभी मीटिंग का तो मुद्दा ही बाजू में रह गया, ये उसके आसपास ही घूम रहे। मतलब कितना लेट के लिखा है यार, हद है यार। द प्रॉक्सी और मेंबर ऑफ द क्रेडिटर ब्लाइंड और इनकेपेबल ऑफ राइटिंग, अरे काय को, और क्रेडिटर ब्लाइंड और इनकेपेबल ऑफ राइटिंग मे बी एक्सेप्टेड इफ सच मेंबर और क्रेडिटर हैज अटैच हिज सिग्नेचर और मार्क। सुनो ना, मतलब आदमी अंधा है, वो मीटिंग को आ नहीं सकता। नहीं, तो वो अंधा आदमी ने क्या करना चाहिए? किसी और प्रॉक्सी को भेजना चाहिए जिसको आंखें होंगी। पर उसने, वो जो अंधे आदमी ने क्या करना चाहिए? ऑथराइज करना चाहिए कि ये मेरे बिहाफ पे आ रहा है। पर मान लो अंधे आदमी को दिखता नहीं, तो वो अंधे आदमी के साथ में किसी विटनेस से भी बोलना चाहिए कि अंधे आदमी ने सच्ची मुच्ची इसको प्रॉक्सी बोल के भेजा है। कितना, और मान लो कोई आदमी को लिखते नहीं आता, तो उसी केस में भी वही है। तो मान लो मैं लिखते आता नहीं, मैं मीटिंग में नहीं जा रहा हूं, तो मैंने तुम्हें भेज दिया। अब तुम जब जाएंगे तो झूठा भी बता सकते हैं, तो इसलिए जो मैं तुम्हें प्रॉक्सी बना के दे रहा हूं लिख के, उसके ऊपर मैं भी रहूंगा, मेरी भी साइन रहेंगी, या मेरी साइन मुझे नहीं करता थी, तो एक विटनेस बोलेगा कि मेरी इच्छा थी कि मैंने तुम्हें एज अ प्रॉक्सी भेजा है। मुझे बताओ मैं क्या पढ़ा रहा हूं? मैं 230 में अमलगमेशन पढ़ा रहा हूं कि मैं प्रॉक्सी और अंधे लोगों की बात करूंगा। अभी कोई भी चीज में इतना लेटने की जरूरत नहीं है ना, अगर इच्छा नहीं हुई तो मत पढ़ो। ये इतना क्या चलेगा अंदर? ये आपको मालूम है कि कब की बात है? ये कब की बात है? ये आईपीसीसी में पढ़ते थे। अभी आईपीसीसी लॉ का मैटर है, एनुअल जनरल मीटिंग में प्रॉक्सी आ सकता है क्या, नहीं आ सकता क्या, वो सब। कितने पेजेस बाकी हैं? वाह। द प्रॉक्सी ऑफ अ मेंबर और अ क्रेडिटर हु डज नॉट नो। अरे यार मैं नहीं पढ़ रहा है, उसको इंग्लिश नहीं है तो क्या करूं मैं? अब बोल रहा है उसको इंग्लिश नहीं है तो क्या करे? वो देख लो तुम्हें जो करना है।
ऐसे सवाल तो नहीं ना पूछेंगे भाई एग्जामिनेशन में। हमारा मेन मुद्दा बाजू में रह गया, वो विजय माले से पैसे लेने रह गए। द वोटिंग ऑफ द मीटिंग ऑफ द स्टेक होल्डर हेयर पर्सन ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द ट्रिब्यूनल, ठीक है। डायरेक्शन किसके डायरेक्शन से हिसाब से होना चाहिए मीटिंग, ठीक है ना। द रिपोर्ट ऑफ द रिजल्ट ऑफ द मीटिंग अंडर सब रूल 1 शाल बी फॉर्म नंबर CAA.4, ठीक है ना। And the state accurately the number of creditor, the class of creditor, or the number of member, or the class of members as the case may be, who were present and voted at the meeting either in the person or proxy। आप जो भी रिपोर्ट बनाओगे आपको पूरा लिख के देना पड़ेगा, कितने लोगों ने पर्सनली वोट किया, कितने लोगों ने बोलो ना प्रॉक्सी के थ्रू वोट किया, और कितने लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू किया। वो सारी बातें आपको लिख के देना पड़ेगी। पर कौन लिख के देगा ये? जब मीटिंग होगी तो चेयरपर्सन लिख के देगा ये जो वोट आए हुए वो कहां से है, प्रॉक्सी ने कितने दिए, पर्सनली कितने लोग आए थे, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म से कितने लोगों ने दिए। और नोटिस अंडर सबसेक्शन 3 along with all the document in such form as may be prescribed shall also be sent। किसको जाना चाहिए भाई? नोटिस सेंटर। जैसे आपने दूसरे लोगों को दी ना, मेंबर्स को, डिबेंचर होल्डर को, सेंट्रल गवर्नमेंट को दो, इनकम टैक्स ऑफिसर को दो, RBI को दो, सेबी को दो, ROC को दो, RSC को दो, लिक्विडेटर को दो। क्यों दो भाई इतने लोगों? वो भी विद इन पीरियड ऑफ 30 डेज, क्योंकि इनका भी कोई ऑब्जेक्शन होगा तो वो भी ऑब्जेक्शन ले सकते हैं। पर मीटिंग के कितने दिन पहले देना चाहिए उनको? अरे यार 30 डेज। आगे क्या लिखा है? अच्छा मतलब इतने लोगों को क्यों दिया आपने? अरे हो सकता है इनका भी कोई ऑब्जेक्शन होगा ना, तो उनसे भी पूछ लेना चाहिए कि तुम्हारा कोई ऑब्जेक्शन है क्या। फॉर्म नंबर CA3 and shall be accompanied by with the copy of the scheme of the compromise arrangement, the explanatory statement and the disclosure mentioned under the rule 6 shall be sent to the central government। अरे वही लिख रहा है वापस, ठीक है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट को देना है, RBI को देना है, सेबी को देना है, ठीक है। कौन से फॉर्म में देना है? पर CAA3। आपसे मुझे एक सवाल पूछना है, 4 में क्या था और 5 में क्या था? 5 में क्या लिखा है? इन लोग को भी देना चाहिए। कौन से लोग? सेबी एंड उनको। 1 में क्या लिखा था? ये अप्लाई कर सकते हैं। 2 में क्या बोला है? कि इतने लोग डॉक्यूमेंट भी दे सकते हैं और उनको कैसे कैसे मीटिंग होना चाहिए वो बोला है। 3 में क्या होगा? नोटिस चालू हो गए, नोटिस में इमोशनल हो गए थे। अब पॉइंट नंबर 4 में क्या लिखा है? वोट कैसे करना है? प्रॉक्सी वोट कर सकता है क्या? एक तो आपको लगता नहीं सीक्वेंस में जा रहा, पहले इसमें अप्लाई किए, दूसरे इसमें बोला तुम ऐसे ऐसे मीटिंग ले लो, तीसरे में बोला तुम नोटिस भेजो, चौथे में बोला जब वो आएंगे तो उनका वोटिंग ऐसा होना चाहिए, 5 में बोला नोटिस इनको भी भेज दो। ठीक है, आगे बढ़ लेना। पर इसमें एक बहुत अच्छी चीज लिखी है, और इफ द ऑथोरिटी रेफर्स टू द अंडर सब रूल 1 डिजायर्स टू मेक एनी रिप्रेजेंटेशन अंडर व्हाट सबसेक्शन 5, ये सब लिखा है, द सेम शैल बी सेंट टू द ट्रिब्यूनल विद इन अ पीरियड ऑफ व्हाट 30 days फ्रॉम द रिसीट ऑफ द सच नोटिस। Copy of such representation shall be simultaneously be sent to the concerned companies, and in case no representation is received within 30 days, then ऐसा मानेंगे presume that the authorities have no representation। समझा कि क्या बोला? मैं बोलता हूं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो या कोई भी हो, उनको ऑब्जेक्शन लेना है तो नोटिस मिलने के 30 दिन के अंदर उन्होंने अपना ऑब्जेक्शन या रिप्रेजेंटेशन करना चाहिए। नोटिस मिलने के 30 दिन के अंदर उन्होंने कुछ नहीं किया तो ऐसा प्रिज्यूम करेंगे कि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट, where at meeting held in pursuance of subsection 1 majority of a person representing 3/4 in value, समझा कि कितने लोगों ने हाँ बोलना चाहिए? और ये कौन सा सबसेक्शन है? 6। अभी सब लोग आ गए और क्या बोल रहे हैं? 6 में 3/4 इन वैल्यू, और जो मेजोरिटी संख्या में मेजोरिटी ऑफ द क्रेडिटर ऑफ द क्लास ऑफ क्रेडिटर, अगर मेंबर होगा तो मेंबर के लिए इतना ही, क्रेडिटर के लिए भी उतना ही। वोटिंग इन पर्सन करे चाहे प्रॉक्सी करे। बताओ, कुछ लोग पर्सन में और कुछ लोग प्रॉक्सी में आ सकते क्या? हाँ, कुछ लोग पर्सन, कुछ लोग पोस्टल बैलेट में, वो भी चलेंगे। एग्री टू कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट इफ सच कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट इज सैंक्शन बाय द ट्रिब्यूनल बाय ऑर्डर। अब उन्होंने भी हाँ बोल दिया और ट्रिब्यूनल ने भी हाँ बोल दिया। द सेम शैल बी बाइंडिंग ऑन द कंपनी, ऑल द क्रेडिटर्स और द क्लास ऑफ क्रेडिटर्स, मेंबर्स, और ये सब लिखा इन द केस बीइंग वाउंड अप द लिक्विड। समझे वो क्या बोला है? इतने लोगों ने हाँ बोल दिया और बाद में ट्रिब्यूनल ने भी हाँ बोल दिया, तो समझ जाना स्कीम क्या हो जाएगी? सैंक्शन भी हो जाएगी और बाइंडिंग भी हो जाएगी। किसके ऊपर? कंपनी के ऊपर, मेंबर के ऊपर, क्रेडिटर के ऊपर। इट इज प्रपोज फॉर द पर्पज ऑफ और इन कनेक्शन विद स्कीम फॉर द रिकंस्ट्रक्शन, ये सब लिखा है, और अमलगमेशन ऑफ एनी 2 or more कंपनीज। द पिटिशन शैल प्रे फॉर अप्रोप्रिएट ऑर्डर्स। ठीक है ना? पिटिशन में क्या लिखेंगे?
कि हमारे तरफ से हमने स्कीम साइन कर दी, हे एनसीएलटी अब हमें एक अप्रोप्रिएट ऑर्डर देके हमारे मामला खत्म कर दो, हमें अप्रूवल दे दो। अब क्या लिखा है अंडर सेक्शन 230 रेड विथ 232, ये कब की बात है? अगर वो अमलगमेशन होगा तो 230 को किसके साथ में पढ़ना पड़ेगा आपको? 232 के साथ में पढ़ना पड़ेगा। तो अगर मानो सिर्फ वो अमलगमेशन नहीं, सिर्फ वो ऐसी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन होगा तो इट विल बी ओनली 230। वेयर द कंपनी फेल्स टू रिप्रेजेंट द पिटिशन फॉर द कन्फर्मेशन और द कॉम्प्रोमाइज, ये सब इट शैल बी ओपन फॉर द क्रेडिटर और मेंबर। क्या है लिखा है यार? मान लो कंपनी ने पिटिशन दाखिल नहीं किया तो मेंबर और क्रेडिटर को भी अधिकार है कि वो भी पिटिशन दाखिल कर सकते हैं। और यहां पे एक बात ये भी देख लो, यहां पे लिखा है देखो, यहां पे लिखा है द कंपनी शैल फाइल अ पिटिशन, और वहां पे लिखा था चेयरपर्सन क्या बोलेगा? ये आपने मुझे अपॉइंट किया था हे एनसीएलटी, ये हुआ मीटिंग के अंदर 3 दिन के अंदर, पिटिशन चेयरपर्सन ने दाखिल कर रहा है, पिटिशन कंपनी, पर कंपनी भी अगर कंपनी करने में असफल रहेगी तो जो क्रेडिटर और जो मेंबर है उनमें से भी कोई जाके वो पिटिशन दाखिल कर सकता है कि हमने ये रिपोर्ट दिया था आपको पहले भी, अब उसको फाइनल करके हमें अप्रूवल दे दो। द ट्रिब्यूनल शैल फिक्स द डेट ऑफ हियरिंग ऑफ द पिटिशन एंड नोटिस एंड द हियरिंग शैल बी व्हाट एडवर्टाइज इन द सेम। अरे क्या चक्कर है, हियरिंग हो जाएगा इसका प्रॉपरली, इन विच द नोटिस ऑफ द मीटिंग वॉज एडवर्टाइज और इन सच अदर न्यूज़पेपर। अब ये किसके लिए है? अरे मीटिंग वगैरह सब हो गया, अब ये पिटिशन जो है दाखिल किया है उसके बाद में क्या लिखा है? नॉट लेस देन व्हाट 10 दिन के पुराने, मतलब आपको 10 दिन पहले कोर्ट को नोटिस देना पड़ेगी एनसीएलटी को कि ऐसा ऐसा हियरिंग होने वाला है। आप समझे नहीं? अगर मान लो रिजेक्ट होने वाला रहेंगे तो ये लोग बोलेंगे हमको बुलाया नहीं तुमने, वैसे कैसे रिजेक्ट कर दिया? तो जो भी हाँ होगा या ना होगा किसके सामने होगा? लिखा है ना वहां पे, ट्रिब्यूनल शैल फिक्स द डेट ऑफ हियरिंग ऑफ द पिटिशन एंड द नोटिस ऑफ हियरिंग शैल बी एडवर्टाइज इन द सेम न्यूज़पेपर इन विच द नोटिस, मतलब जिस नोटिस में, मतलब आपने सकाल पेपर में जो नोटिस दी थी सबको बुलाने के लिए, तो उसी पेपर में नोटिस देंगे जो तुम्हारा जो सैंक्शन प्लान है उसके ऊपर हियरिंग है। हियरिंग मतलब क्या है? तुमने सिर्फ मैटर दाखिल किया था, नहीं समझा क्या? अभी तक अप्रूवल हुआ क्या नहीं हुआ एनसीएलटी से? नहीं, अब एनसीएलटी अप्रूव करेगा मतलब ऐसा अकेले में नहीं करेगा, सबको बुला के। हो सकता है वो नहीं बोल रहा होगा, नहीं नहीं ये तुमने जो किया ऐसा हो ही नहीं सकता, फिर बाकी सबको बोलने का चांस तो मिलना चाहिए ना। बोलने का चांस कहां हुआ? एनसीएलटी के सामने कुछ हुआ ही नहीं है। एनसीएलटी आज भी मना कर सकता है ना, एनसीएलटी को लग रहा है स्कीम कामयाब नहीं तुम्हारी। अरे मेंबर्स को ऑब्जेक्शन नहीं, मेंबर्स ने तो हाँ बोल दिया है, एनसीएलटी बोल रहा मत करो। वो भी वहां पे आके बोल सकते हैं, सही है। तो ये अभी वापस हियरिंग में बुलाएंगे सबको। द नोटिस ऑफ द हियरिंग ऑफ द पिटिशन शैल आल्सो बी सर्व्ड बाय द ट्रिब्यूनल टू द ऑब्जेक्टर्स। देखो लिखा ना ऑब्जेक्टर्स, जो लोग क्या उसको मना कर रहे थे, ऑब्जेक्टर्स और व्हाट देयर रिप्रेजेंटेटिव, मतलब कौन से वो जो 73/4 वैल्यू के लोग चाहिए थे ना, तो 3/4 वैल्यू में से जो लोग बच गए होंगे जिन्होंने, तो उनको भी बुला देंगे ताकि उनको भी बोलने का मौका मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ऑर्डर मेड बाय, अभी 7 नंबर आ गया। 6 नंबर में क्या हुआ? ये रिजोल्यूशन भी पास हुआ और आपने पिटिशन भी दाखिल कर दिया। 7 में क्या हुआ? एन ऑर्डर मेड बाय द ट्रिब्यूनल अंडर सबसेक्शन 6 शैल प्रोवाइड फॉर ऑल और एनी ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स नेमली। अब बताओ ऑर्डर कौन देगा? अभी सबको हियरिंग में बुला के ऑर्डर देंगे। ऑर्डर इस टाइप के हो सकते हैं, कौन से? A B C D E, और 8 कुछ अलग ही है। 8 पढ़ लेते पहले। द ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल, जो भी ऑर्डर देगा shall be filed with register by the within what period of, समझा क्या? 30 दिनों के अंदर तुमने क्या करना चाहिए? आरओसी को सबमिट करना चाहिए, ऑर्डर है। अब पर ऑर्डर कौन सी आ सकती है? वेयर द कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट प्रोवाइड्स फॉर द कन्वर्सेशन ऑफ द प्रेफरेंस शेयर्स इनटू द, सॉरी, कन्वर्जन of preference shares into the equity shares, such a preference shareholder shall be given an option to either option obtain arrears of dividend in cash or accept equity shares equal to the value of a dividend payable. The protection of any class of creditor. अरे वो बोल रहा है वो कौन से टाइप के ऑर्डर दे सकता है? अरे ऐसे आप इतना ही समझो ऑर्डर दे सकता है, वो क्या ऑर्डर दे सकता है उसमें क्या बोलेंगे? अभी
इट विल वेरी फ्रॉम केस टू केस ना, क्या क्या ऑर्डर दे सकता है, ऐसे कैसे बोलेंगे? देखो क्या लिखा, इफ द कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट रिजल्ट्स इनटू वेरिएशन ऑफ द शेयर होल्डर राइट्स इट शैल बी गिवन इफेक्ट अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 48. If the compromise or the arrangement is agreed to by creditor under subsection 6, any proceeding pending before the board, ये पढ़ लो, ये अच्छा पॉइंट है, डी वाला पॉइंट अच्छा है. आपको मालूम है कौन है? BIFR था. मानो जो भी कंपनी जब डूब जाती थी ना, तो पहले ही BIFR उसको निकालता था. मतलब जो कंपनी के पैसे ऐसे लटक जाते थे ना, जैसे किंगफिशर जैसे लोगों का जो केसेस था पहले, वो कौन सी जगह पे था पहले? तो BIFR के साथ में जो केसेस लगे थे वहां पे जो पेंडिंग थे, अब वो पेंडिंग के केसेस किसने आ गई? NCLT. तो NCLT जब ऑर्डर देगा तो वहां की केसेस को अबेट कर देंगे, मतलब क्या, रिमूव कर देंगे. ये मैटर पहले किसी और कोर्ट में दाखिल था, BIFR में, यहां पे. तो यहां पे मैटर जो पेंडिंग, तब क्या करेंगे उसको? अरे ये तो सॉल्व हो गया ना, ये ऑर्डर आ गया ना, जैसे इसका ऑर्डर आ गया वो बंद हो जाएगा. ये तो आ ही गया. Such other matters, ठीक है ना, provided no compromise or arrangement shall be sanctioned by the tribunal unless certificate by the company auditor has been, देखो कंपनी ऑडिटर का सर्टिफिकेट आना चाहिए, has been filed with the tribunal to the effect that the accounting treatment, आप समझा कि क्या मैं बोल रहा हूं? अरे ट्रिब्यूनल क्या बोल रहा है कि मैं आपको चलो एक काम करता हूं, 50-50% आप क्या करो, सारे क्रेडिटर के पैसे डुबा दो, मत दो उनको, और एक काम करो अगले महीने में सारे पैसे दे दो 50%. तो बताओ ये सिर्फ बोलने से हुआ क्या? वहां के ऑडिटर को भी पूछना पड़ेगा कि मैं जो ऑर्डर पास कर रहा हूं क्या उसके हिसाब से उतना पैसा तुम्हारे पास में, तो उसकी बातों को भी सोचना पड़ेगा कि ऑडिटर वहां से क्या बोल रहा है कि ये सब चीजें जो लिख के देंगे वो ऑर्डर में, वो मुमकिन है भी क्या नहीं. अरे मैं ऑर्डर दे दूंगा अगले महीने में दे दो, पर पैसा तो होना चाहिए ना कंपनी में, तो किससे पूछ के फैसला देंगे? पैसा. बोल रहे 11 और 12 अब तक नोटिफाइड नहीं हुए. अच्छी बात है, नहीं हुए. अच्छे क्या चालू है? वेयर द ट्रिब्यूनल सैंक्शन द कॉम्पर, ये मुझे पहले से ही मालूम था आज ऐसा होने वाला है. मतलब मैं आई वाज प्रीपेयर्ड फॉर दिस, कि ये जब सेक्शन लूंगा लोगों को लगे कितना डेटा है. पर मुझे पता, अगर आप भी टीचर होते तो क्या करते, इसमें क्या पढ़ाते, इसमें मैं इससे अच्छा और क्या कर सकता हूं? यू थिंक फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, मैंने आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिखा दिए, मैंने आपको PPT दिखा दिया. एक्चुअल मैंने क्या करना चाहिए था, PPT पे खत्म कर देना चाहिए था. पर अगर मैं PPT पे खत्म करता, एक्चुअली PPT जब मैं पढ़ाता तब भी मेरा खत्म हो चुका था. पर अगर मैं पढ़ता नहीं तो आपके सीने में हमेशा धक धक रहती है 10 पेज में क्या था. फिर अगर मैं पढ़ता नहीं तो आपको घर पे जाके पढ़ना पड़ता कि वो एक एक चीज पढ़ना पड़ती, भाई इसमें क्या लिखा है, क्या लिखा है, क्या लिखा है. आप कैसा आपने पढ़ लिया, आपको समझ गया इसके अंदर जो भी है वो PPT में ऑलरेडी मैक्सिमम चीजें कवर्ड हुई है. तो एक आपको मन को सेटिस्फेक्शन, रिलीफ मिल चुका है कि अच्छा ठीक है, 20 पेज का चैप्टर है, 10 पेज मेरे आज खत्म हो चुके हैं और कल चैप्टर खत्म हो जाएगा और पूरी तरह से अमेंडेड है. कंपनी क्या लिखा दिखता है, वेयर द ट्रिब्यूनल सैंक्शन द कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट, ऑर्डर शैल इंक्लूड द सच डायरेक्शन इन रिगार्ड टू द मैटर और सच मॉडिफिकेशन इन द कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट एज अ ट्रिब्यूनल. ठीक है ना, वो जो उसको ठीक लगता है ऑर्डर देगा. कौन ऑर्डर देगा? ट्रिब्यूनल ऑर्डर देगा. किसको ऑर्डर देगा? कंपनी को, मेंबर को, शेयर क्या बोलते हैं, क्रेडिटर्स को. द ऑर्डर शॉल डायरेक्ट द सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द सेम शॉल बी फाइल्ड विद व्हाट, किसके? ROC. कितने दिनों के अंदर? ठीक है. आगे द ट्रिब्यूनल में डिस्पेंस, ये पढ़ने, इसको डिलीट कर दो, कोई जरूरत नहीं पढ़ने की. आगे बोलो, नो कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी बायबैक. अगर आप बायबैक वाला कुछ ऑर्डर दे रहे होंगे तो आपने सेक्शन नंबर 68 का सोच के बायबैक करना चाहिए. क्या बोल रहे हैं ये? नहीं समझा क्या? अगर आप कोई बायबैक वाला रिपोर्ट कौन जजमेंट दे रहा बायबैक का? NCLT ने बायबैक करना ऐसा अगर डिसीजन दिया होगा तो बोलते बायबैक कैसा होना चाहिए, इट शुड बी इन अकॉर्डेंस विद व्हाट सेक्शन नंबर 68. बायबैक करने का ऑर्डर किसने दिया? NCLT. फिर आप बायबैक करना चाहिए तो आपने क्या करना चाहिए? 68 फॉलो करना. ऐसा तुम हर केस में ऐसा क्यों बोल रहे, पैसे नहीं है? ऐसा क्यों लग रहा तुम्हें? सिर्फ अरेंजमेंट कुड बी एनीथिंग. अरे तुम समझ रहे नहीं, झगड़ों के नेचर सिर्फ वो नहीं जो विजय माल्या के. विजय माल्या वाज वन ऑफ द इंसिडेंट. समझने की कोशिश करो, हर झगड़े का नेचर विजय माल्या नहीं है. विजय माल्या की केस स्टडी लेके मैंने आपको समझाया हुआ है. जरूरी नहीं कि हर अरेंजमेंट विजय माल्या जैसे ही हो.
किसने बोला ऐसे? अरेंजमेंट किसी भी हालत में हो सकता है मुझे कुछ भी है। अरेंजमेंट में जरूरी नहीं कि हमेशा वही हो रहा है जो विजय माल्या के केस में हो रहा है। इट कुड बी एनी सॉर्ट ऑफ अरेंजमेंट। और जो मैंने आपको सीडीआर का जो एग्जांपल दिया है और विजय माल्या का दिया है, ये वन ऑफ द एग्जांपल है। ऐसे को भी 230 एप्लीकेबल होता है। देयर कुड बी मेनी अदर वैरायटी जिसमें मेंबर्स और शेयर होल्डर के बीच में भी, मेंबर्स और कंपनी के बीच में भी और कोई अरेंजमेंट हो सकता है। समझने की कोशिश करो। ये सिर्फ जो मैंने दिया था वो इट इज वन ऑफ दी, वो आपके दिमाग में, अगर मैं एग्जाम्पल नहीं लेता तो मैं आपको समझाता कैसे। आगे क्या हो गया? किसने बोला बहुत हुआ? अभी तो शुरू है। क्या तुम तो अभी शुरुआत कर रहे, खत्म हो गए। यहां क्या लिखा है एक बार चेक करो। स्क्रीन को ध्यान से देखिए। पावर ऑफ ट्रिब्यूनल टू एनफोर्स कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट, ये 231 है। अब 230 में ऑर्डर तो दे दिया। ट्रिब्यूनल ने जो ऑर्डर दिया 230 में, यहां पे लिखा है वो सुपरवाइज करें। ये सेक्शन इतना ही खत्म हो जाएगा। इस सेक्शन में कुछ लिखा ही नहीं। हर सेक्शन 230 नहीं होता। इसमें क्या लिखा है? ट्रिब्यूनल, देखो ऐसे सेक्शन होना चाहिए। चालू हुआ लगेज खत्म हुआ, कुछ भी नहीं। क्या बोला है? 230 में जो ऑर्डर दिया ना, वो ऑर्डर जो दी है वो सही चल रही है कि नहीं चल रही है, उसको सुपरवाइज करने का राइट किसका है? ट्रिब्यूनल का है। ट्रिब्यूनल जाके चेक कर सकता है। सुपरवाइज द इंप्लीमेंटेशन एंड व्हाट गिव्स सच डायरेक्शन एज इट वांट। समझा क्या? मतलब सुपरवाइज भी करेगा, अगर उसको लगेगा अच्छा है तो कोई कुछ बोलेगा नहीं, और सुपरवाइज करते समय लगेगा कुछ चीजें सही नहीं हो रही। अब क्या बोला विजय माल्या को? देख, विजय माल्या हर महीने को पैसे दिए हैं उनको 10-10 करोड़, तो चेक करेगा विजय माल्या 10-10 करोड़ हर महीने को दे रहा है कि नहीं। अगर वो नहीं दे रहा होगा तो ये तो दे दे इज्जत से, नहीं तो फिर देख ले अच्छा नहीं होगा तेरे लिए। इफ द ट्रिब्यूनल थिंक्स दैट ऑर्डर कैनॉट बी इंप्लीमेंटेड सेटिस्फैक्टरीली, जो मैंने बोला वैसा हो रहा नहीं, उस केस में क्या होगा? उस केस में ट्रिब्यूनल बोलेगा तेरा वाइंडिंग भी कर रहा है, जान दे, किंगफिशर ही बंद कर देते। समझा? प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन शैल ऑल्सो अप्लाई टू कंपनी इन रिस्पेक्ट ऑफ विच एन ऑर्डर हैज बीन मेड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। मतलब हाईकोर्ट ने अगर ऑर्डर दे रखा होगा, कब? इन रिस्पेक्ट ऑफ विच, क्या लिखा है? विच हैज बीन मेड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। मतलब ये एक्ट 2001-2014 से नोटिफाई हुआ। इसके पहले भी जो केसेस हुई थी तो उसमें भी तो बहुत सारा ऐसा कुछ लिखा होगा कि तुमने ये करना चाहिए, तुमने वो करना चाहिए। डायरेक्शन किसने दिए होंगे? हाईकोर्ट ने पहले। तो अब वो हाईकोर्ट, तब हाईकोर्ट तो इस मामले में आया नहीं। अब कौन रह गया? ट्रिब्यूनल। तो ट्रिब्यूनल चेक करेगा जो हाईकोर्ट ने तुम्हें बोला था वो तुम कंप्लाई कर रहे होगे नहीं। ये सेक्शन इतना ही। वापस बोलो क्या हुआ? ट्रिब्यूनल ऑर्डर देगा 230 में, वो चेक करेगा कि सब सही हो रहा है क्या नहीं, और नहीं हो रहा तो ज्ञान भी देगा। पर इसको लग रहा है ये इनके हालात इतने बद से बदतर हो चुके हैं, ये जो डेट ने क्या जिंदगी में कभी पे ही नहीं कर पाएगा। तो एक काम करेंगे, बोले तुम एक काम करो, पूरा बंद करो, फिर तुम्हारी कंपनी की जितनी प्रॉपर्टी है वो एक एक प्रॉपर्टी का नीलाम करेंगे, ऑक्शन करेंगे, जो भी पैसे बचेंगे सबको दे देंगे बांट के। डिड यू अंडरस्टैंड? ये कौन सा सेक्शन था? 231। क्या लिखा है वहां पे? चेक करो। Where the tribunal makes an order under section 230 sanctioning a compromise on or an arrangement in respect of the company, it shall have power to supervise the implementation of a compromise, है ना? वो supervise कर सकता है। और यहां पे लिखा है may at the time of making such order or at the time thereafter give such direction in this regard to any matter or make such a modification in compromise or arrangement as it may consider necessary। समझे क्या? अगर उसको लगता है वो सही नहीं चल रहा तो कुछ अपने हिसाब से कुछ ऑर्डर दे सकता है। If the tribunal is satisfied that the compromise arrangement sanctioned under section 230
कैनॉट बी इंप्लीमेंटेड सेटिस्फैक्टरली, तो क्या बोल सकता है वो? वाइंडिंग अप करा लो. द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन शाल एज सो फार मे ऑल्सो अप्लाई टू कंपनी इन रिस्पेक्ट ऑफ विच एन ऑर्डर हैज बीन मेड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट. मतलब किसने? हाई कोर्ट ने भी जो ऑर्डर दिया होगा, वो ऑर्डर ये लोग कंप्लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, वो कौन चेक करेगा? ट्रिब्यूनल चेक करेगा. अब मैंने आपको जो सेक्शन बताए थे, उस सेक्शन का नाम बताओ. 230 एंड 231. आप बोलेंगे तो दो ही सेक्शन है. ध्यान से सुन लेना भैया जो मैं कह रहा हूं. ये पूरी वो लिस्ट है जो आपको मुझे याद करवाना है. ये 230 सब सेक्शन 1 है. क्या है? क्या प्रपोज किया मैंने? कि हमारा जुगाड़ करा दो. किसके बीच में? कंपनी मेंबर एंड कंपनी क्रेडिटर. डॉक्यूमेंट्स टू बी सबमिटेड. इतना ही नहीं, साथ साथ में तुम्हारी मीटिंग कैसे होना चाहिए वो भी. तीसरी बात, अब मीटिंग तो कंडक्ट करना है, मीटिंग की नोटिस कैसे भेजना चाहिए. चौथी बात, ये प्रॉक्सी बैलेट इनका भी वोटिंग चलेगा. इन सबको भी नोटिस देना चाहिए आपने. किसको? सेबी को, आरओसी को, आरएससी को, इनकम टैक्स अथॉरिटी को. 6 में क्या लिखा है? इतने लोगों का मेजॉरिटी होना चाहिए. मेजॉरिटी लोग जिसका 3/4 वैल्यू, इतने लोगों ने हाँ बोलना चाहिए. 7 में क्या बोला गया? ऑर्डर आ जाएगा. किसका ऑर्डर? और 8 में क्या बोला? आरओसी को सबमिट कर दो. 9 में लिखा है वो, ये 9 मैंने पढ़ा नहीं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. 10 में क्या लिखा है? कॉम्प्रोमाइज मैनेज अरेंजमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हाट? बायबैक करना है तो आपको वो सेक्शन नंबर 68 को फॉलो करना पड़ेगा. तो एक बार सारे बोलेंगे आप, सब सेक्शन वाइज याद कर लो. 230 सब सेक्शन 1 बोलिए, बगड़ देंगे. हम लोग प्रपोज करेंगे कि हमारी ये प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करिए, हमारी स्कीम है. 2, आपने ये डॉक्यूमेंट सबमिट करना चाहिए और मीटिंग ऐसे कंडक्ट करना चाहिए. तीसरी बात, नोटिस भेजते समय ये सब भेजो. चौथी बात, ऐसा वोटिंग करवाओ, ये सब प्रॉक्सी होना चाहिए एंड ऑल दैट. 5वें में क्या लिखा है? 3/4 वैल्यू है ना कोई है? नहीं, आपने अच्छा वो सेबी को उनको भी देना चाहिए. और 6 में क्या लिखा है? कि आपने 3/4 वैल्यू इतने लोगों ने अप्रूव करना चाहिए. 7 में क्या बोला? वो रिपोर्ट देंगे. हाँ, मतलब वही रिपोर्ट देंगे, मतलब ऑर्डर देंगे. 8 में क्या हुआ? आपने आरओसी को सबमिट करना चाहिए. 9 तो पढ़ा नहीं. और 10 में क्या लिखा है? बायबैक करते समय आपने 68 को फॉलो करना चाहिए. बोलो वापस से. अब खत्म करो इसको. प्रपोज किया, कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करना चाहिए और साथ साथ में मीटिंग कितने तारीख को होना चाहिए. क्या नोटिस ऐसे भेजो. वोटिंग प्रॉक्सी करेगा, पर्सनली हो सकता है, बैलेट से हो सकता है. सेबी को, आरएससी को, इनकम टैक्स को सबको देना चाहिए. 6 में बोलेगा कि आपने जो भी है 3/4 वैल्यू मेजॉरिटी इतने लोगों ने हाँ बोले चलेगा. 7 में आपको ऑर्डर मिलेगा. 8 में आपने आरओसी को बोलना चाहिए. 9 हमने पढ़ा नहीं. और 10 में बोला है बायबैक करना चाहिए. और 230 में क्या लिखा है? 231 में क्या लिखा है? 231 में लिखा है कि ये जो सुपरवाइज कर सकते हैं, उनको जरूरत लगती है तो कुछ मॉडिफाई भी करेंगे. नहीं माने तो वाइंडिंग अप करा देंगे. और साथ साथ में जो भी 1956 के हाईकोर्ट के कुछ पेंडिंग केसेस होंगे, पेंडिंग मतलब जो ऑलरेडी चल रहे होंगे, ये चेक करेंगे जैसा हाईकोर्ट ने बोला था वैसे कंप्लाई कर रहे हैं कि नहीं. ये 230 और 231 थे. नेक्स्ट, क्या हुआ? ओके गाइस, कौन सा लिखने है? ये लिखना है आपको? लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे ही है, इसमें कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. ठीक है, आई विल सी यू टुमारो गाइस. थैंक यू वेरी मच. है ना? आई होप यू एंजॉयड टुडेज लेक्चर. मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं अपनी ओर से. आई विल बी फिनिशिंग दिस लेक्चर टू दिस चैप्टर टुमारो इटसेल्फ. अब ये समझो कि हमारा अमेंडमेंट क्लास में हो जा रहा है. देन यू डोंट हैव टू टेक अमेंडमेंट लेक्चर सेपरेटली. ठीक है ना? थैंक यू गाइस. सी यू टुमारो. टेक केयर.